हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उपलब्धि परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट क्या होता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है, इसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं होती हैं, इसके प्रमुख कौन कौन से सोपान होते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व होता है, इन सारे टॉपिक को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसा कि देखिए नाम से ही स्पष्ट है, उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है कि एक बालक विद्यालय में जो शिक्षा अर्जित करता है, जो शिक्षा ग्रहण करता है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान जो वो अर्जित करता है, उनका परीक्षण जब किया जाएगा तो उसी परीक्षण को, उसी टेस्ट को हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। विद्यार्थी की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक ज्ञान की उपलब्धि के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। एक साल में बच्चा जैसे विद्यालय गया है तो एक साल में वो विभिन्न विषयों का अध्ययन करता है, तो उसने उस साल भर में कितना ज्ञान अर्जित किया गया है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक ज्ञान उसके द्वारा जो अर्जित किया गया है, उसको मापने के लिए जो टेस्ट किया जाता है, जो परीक्षण किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय एवं सिखाई जाने वाली क्रियाओं से विद्यार्थी ने क्या सीखा, उसका जो परीक्षण किया जाएगा उसी को हम कहेंगे उपलब्धि परीक्षण। तो क्लियर हो गया, उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या हो गया कि एक बालक जब विद्यालय जाता है तो विद्यालय में उसको जो विषय पढ़ाए जाते हैं, जो क्रियाएं उसको सिखाई जाती हैं, उस बालक ने उन क्रियाओं को कितना सीखा, जो विषय पढ़ाए गए हैं उससे बालक ने कितना सीखा, इसको मापने के लिए जो परीक्षण किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। इसके लिए विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते हैं समय समय पर, जैसे मंथली टेस्ट हो गए, हाफ ईयरली एग्जाम हो गए, ईयरली एग्जाम हो गए, तो ये सारे जो टेस्ट हैं वो एक तरह से किसको मापने के लिए किए गए हैं? उपलब्धि परीक्षण को। बालक ने विद्यालय में साल भर में विभिन्न विषयों में, विभिन्न गतिविधियों में कितना क्या सीखा है, उसको मापने के लिए जो भी टेस्ट किया जाएगा उसी को हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। जैसे मनोवैज्ञानिक इवेल ने जो परिभाषा दी, उन्होंने क्या बताया है कि उपलब्धि परीक्षण एक तरह से क्या होता है? विद्यार्थी के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन। ठीक है, बालक विद्यालय में जाता है तो विद्यालय में वो क्या ग्रहण करता है, उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया है, ग्रहण किया है, उसमें जो भी क्षमताएं हैं उसका मापन करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। जैसे थार्नडाइक हैं, उन्होंने क्या बताया कि उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? उपलब्धि परीक्षण एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति ने क्या सीखा है उसको मापा जाता है। ठीक है, विशेष प्रकार की जो शिक्षा बालक को दी जाती है विद्यालय में, उसके पश्चात उस बालक ने वो जो शिक्षा उसको प्रदान की गई है उससे बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसको मापने के लिए जो टेस्ट किया गया है उसी को क्या कहा थार्नडाइक ने? उपलब्धि परीक्षण। तो सामान्य शब्दों में उपलब्धि परीक्षण का मतलब क्या होता है? एक बालक या विद्यार्थी ने साल भर में जो भी ज्ञान अर्जित किया है उसको मापने के लिए जो परीक्षण किया जाएगा उसी को क्या कहा जाता है? उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अब देखिए, एक उत्तम परीक्षण की, उपलब्धि परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं उनको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषताएं वो क्या है? वैधता। मतलब उपलब्धि परीक्षण जिसके लिए बनाया गया है, जिस उद्देश्य को जांचने के लिए उपलब्धि परीक्षण बनाया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति करना चाहिए। मतलब उपलब्धि परीक्षण जो वो किस प्रकार का होना चाहिए? जिस उद्देश्य के लिए उपलब्धि परीक्षण को बनाया गया है उस उद्देश्य को वो पूरा करता हो। जैसे एक बालक में भाषा कौशल का कितना विकास हुआ है, इसको अगर मापना है, और इसको मापने के लिए अगर कोई टेस्ट लिया जाता है, कोई परीक्षण लिया जाता है, तो इस प्रकार का जो परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण है, वो किस प्रकार का होना चाहिए? वैधता होनी चाहिए। मतलब जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण का निर्माण किया गया है उस उद्देश्य की वो पूर्ति करता हो। जैसे बालक में खेलों के प्रति कितनी रुचि है, इसको जांचने के लिए कोई परीक्षण बनाया जाता है।
तो उस उद्देश्य की वो पूर्ति करना चाहिए। मतलब जो हम परीक्षण कर रहे हैं उस परीक्षण से हम इस बात को जांच सके कि बालक में खेलों के प्रति कितनी रुचि है, कितना उसमें विकास हुआ है। कहने का मतलब ये है कि जो परीक्षण जिस उद्देश्य के लिए बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की वो पूर्ति करना चाहिए। दूसरा हमारा जो विशेषता है वो आती है विश्वसनीयता। मतलब जो उपलब्धि परीक्षण किया जा रहा है उसकी विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। मतलब जो परीक्षण किया गया है उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आना चाहिए। उसके विभिन्न जो परिणाम है अलग अलग समय में जो भी परिणाम है वो क्या आना चाहिए, समान आना चाहिए। माना कि एक बालक का ज्ञान जो अर्जित किया है उसके लिए एक टेस्ट लिया है, साप्ताहिक टेस्ट लिया है, उसको अगर हम आज जांच रहे हैं और अगर वो बालक 10 में से 5 अंक अर्जित करता है, अगर थोड़े टाइम बाद में भी अगर हम उस परीक्षण को जांचें लेकिन उसके जो अंक हैं वो कितने होने चाहिए, 10 में से 5 ही होने चाहिए। उसी एक ही परीक्षण की हम बात कर रहे हैं। मतलब उसके जो परिणाम है उसमें अंतर नहीं आना चाहिए कि मतलब उसी परीक्षण का जो माप है अगर हम कुछ समय बाद में करते हैं, अगर वो बालक 10 में से 8 अंक अर्जित कर लेता है, ठीक है, परीक्षण वही है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो परिणाम है वो क्या हो गया, अंतर हो गया। परीक्षा की एक ही कॉपी है, उसको जांचने के लिए पहली बार जब जांचा था उसके 10 में से 5 अंक दिए गए थे और दूसरी बार में 10 से 8 अंक आ गए। इसका मतलब ये जो परिणाम है उसमें अंतर नहीं आना चाहिए। परिणाम जो है वो एक तरह से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तभी उसमें विश्वसनीयता बनी रहेगी। अलग अलग समय में एक ही कॉपी को अगर हम जांचते हैं तो उसके जो अंक है वो समान आने चाहिए, उन परिणामों में अंतर नहीं होना चाहिए। फिर है वस्तुनिष्ठता। मतलब जो परीक्षण किया जा रहा है उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम एमसीक्यूज कहते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों का भी समावेश करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनके प्राप्तांकों का व्यक्तिगत निर्णय से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इन प्रश्नों का जो उत्तर होता है वो क्या होता है, केवल एक ही उत्तर होता है। इसलिए व्यक्ति के जो निर्णय होते हैं, व्यक्ति का जो डिसीजन होता है, उसका जो व्यक्तिगत प्रभाव होता है वो इन प्रश्नों के उत्तर पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए जब उपलब्धि परीक्षण किया जाता है तो उसमें वस्तुनिष्ठता का भी गुण होना चाहिए। फिर उसके बाद में है विभेदीकरण। मतलब कि जो उपलब्धि परीक्षण किया जा रहा है उसमें विभिन्न प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना चाहिए जो सभी प्रकार के छात्रों के अनुकूल हो। जैसे हम देखते हैं कि एक ही क्लास में जो विद्यार्थी हैं, कुछ बालक तो ज़्यादा होशियार होते हैं, तेज होते हैं, उनकी बुद्धि का स्तर तेज होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी बुद्धि क्या होती है, सामान्य होती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं या कमजोर होते हैं, पढ़ाई के प्रति की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का समावेश करना चाहिए कि वो उत्तर जो है, एक प्रश्न उसका उत्तर तेज जो विद्यार्थी वो दे सके, लेकिन जो सामान्य विद्यार्थी हैं वो भी उसका उत्तर देने में सक्षम हो और कमजोर विद्यार्थी हैं वो भी उत्तर देने में सक्षम हो। कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के लिए अनुकूल हो। कुछ प्रश्नों का इस प्रकार का समावेश करना चाहिए जिनका उत्तर कौन दे सके, केवल तेज बुद्धि वाला। मतलब हम इससे ये जांचने का प्रयास करते हैं कि कौन बच्चा ज़्यादा प्रतिभाशाली है, इसलिए सभी प्रकार के प्रश्न को हमको शामिल करना चाहिए। फिर उसके बाद में है व्यावहारिकता, कि जो प्रश्नों का समावेश किया गया है, जो उपलब्धि परीक्षण किया जा रहा है वो एक तरह से व्यावहारिक होना चाहिए, व्यापक भी होना चाहिए। ठीक है, व्यापक का मतलब कि उपलब्धि परीक्षण के आधार पर हम बच्चों में विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है, ठीक है, विभिन्न प्रकार के उसमें जो गुण हैं उनको हम एक तरह से जांच सकें। ठीक है, तो व्यापकता का गुण होना चाहिए। उपलब्धि परीक्षण जो किया जा रहा है वो एक तरह से रोचक होना चाहिए। ठीक है, जो बालक हैं वो भी एक तरह से उसमें रुचि लेवें। फिर कठिनाई के क्रम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो प्रश्न जो हम ले रहे हैं, ठीक है, वो एक तरह से सबसे पहले सरल प्रश्न होना चाहिए, उसके बाद में थोड़े मध्यम, फिर उसके बाद में ज्यादा जो कठिन प्रश्न होते हैं। मतलब प्रश्नों का जो क्रम है वो एक तरह से सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण में ये निम्न विशेषताएं, ये जो विशेषताएं हमने पढ़ी हैं उनका समावेश होना चाहिए।
अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ जाता है वो है उपलब्धि परीक्षण के कौन कौन से सोपान होते हैं। तो देखिए उपलब्धि परीक्षण जो है उसके मुख्य रूप से दो सोपान होते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है, प्रमापीकृत। ठीक है, प्रमापीकृत में क्या होता है कि जो उपलब्धि परीक्षण है उसको मापने के लिए जो विशेषज्ञ होता है या विशेषज्ञों का एक समूह होता है उसके द्वारा सभी विद्यार्थियों के लिए समान प्रकार के जो प्रश्न हैं वो तैयार किए जाते हैं। ठीक है, प्रमापीकृत में एक तरह से क्या होता है, इस उपलब्धि परीक्षण में जो उपलब्धि परीक्षण है उसको मापने के लिए जो विशेषज्ञ होते हैं या विशेषज्ञों का जो समूह होता है वो परीक्षणों को मापने के लिए प्रश्नों का जो समूह है उसको तैयार करता है। मतलब प्रश्नों की जो सूची है, प्रश्नों को तैयार करने का जो उत्तरदायित्व होता है वो किसके पास में होता है, एक विशेषज्ञों का समूह होता है। जैसे हम देखते हैं कि RAS के जो एग्जाम होते हैं उसके लिए जो प्रश्नों का चयन किया जाता है, उसमें प्रश्नों का जो चयन है वो कोई आम शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाता है। वो एक तरह से उसमें क्या होता है, विशेषज्ञों का समूह होता है और उस पूरे समूह की आपसी चर्चा के बाद ही प्रश्न पत्र जो है वो बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र होंगे उपलब्धि परीक्षण के लिए कौन से दर्शाते हैं, प्रमापीकृत के अंतर्गत आते हैं। प्रमापीकृत के अंतर्गत क्या होता है, उपलब्धि परीक्षण को मापने का जो दायित्व होता है वो विशेषज्ञ या विशेषज्ञों के समूह के द्वारा होता है और सभी विद्यार्थियों के द्वारा जो उपलब्धि परीक्षण को मापने के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो सभी विद्यार्थियों को क्या करना पड़ता है, समान प्रकार के जो प्रश्न है उनका उत्तर देना पड़ता है। जैसे कि इस RAS एग्जाम के लिए 50 प्रश्नों को तैयार किया गया है। तो जो भी बालक, जो भी विद्यार्थी RAS का एग्जाम देना चाहेगा उनको इन सभी 50 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते, मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए यही 50 प्रश्न होते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को इन समान प्रश्नों के उत्तर देना होता है। अच्छा, ये जो प्रमाणीकृत उपलब्धि परीक्षण होता है इसके अंतर्गत बालक जो होते हैं उसमें उपलब्धि परीक्षण को मापने के लिए जो प्रश्नों को तैयार किया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो परीक्षण है, बालकों का जो परीक्षण करना है उसकी एक योजना बनाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले जो विशेषज्ञों का समूह होता है वो एक तरह से क्या करता है, परीक्षण की योजना बनाता है। उसके बाद में वो क्या करता है, उन पदों की रचना करता है, मतलब प्रश्नों का वो निर्माण करता है। उसके बाद में जो पद बनाए गए हैं, जो पद हैं, प्रश्न उनका वो उनके द्वारा विश्लेषण किया जाता है और उसके बाद में परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। तो इस प्रकार का जो परीक्षण होगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रमाणीकृत। उसके बाद में दूसरा जो हमारा परीक्षण होता है वो कौन सा होता है, अप्रमाणीकृत। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो उपलब्धि परीक्षण किया जा रहा है उसमें जो प्रश्नों को तैयार किया जा रहा है या जो प्रश्न पत्र तैयार किया जा रहा है वो एक तरह से उस शिक्षक के द्वारा ही तैयार किया जाता है। और इस तरीके से जो अप्रमाणीकृत होता है उसको एक तरह से क्या कहा जाता है, कम विश्वसनीय कहा जाता है। जैसे रियल लाइफ में अगर हम देखें कि RAS का एग्ज़ाम है या फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम है, ये सारे जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें विद्यार्थियों का चयन करने के लिए एक तरह से क्या किया जाता है, जो प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं वो विशेषज्ञों के समूह के द्वारा तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र होंगे वो किस में आएंगे, प्रमाणीकृत में आएंगे। लेकिन एक बालक जब अपने स्कूली जीवन में शिक्षा ग्रहण करता है छोटी क्लास में, जैसे माना कि वो फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, तो ऐसी स्थिति में उनके जो प्रश्न पत्र होते हैं वो उसी स्कूल में जहाँ पे बालक विद्या ग्रहण कर रहा है उसी जो जो शिक्षक उसको पढ़ाता है उन्हीं के द्वारा एक तरह से ये प्रश्न पत्र तैयार किए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न पत्र होते हैं उनको हम किस में लेते हैं, अप्रमाणीकृत में। जैसे बालक 10th क्लास में आ जाता है, 10th क्लास में उसके बोर्ड का एग्जाम होता है। ठीक है, तो 10th क्लास में अगर वो बोर्ड का एग्जाम दे रहा है तो पूरे स्टेट लेवल का अगर है या पूरे इंडिया लेवल का है तो सभी क्लास जो 10th क्लास में बालक है उनके प्रश्न पत्र एक जैसे आते हैं, वो एक तरह से क्या होते हैं, प्रमाणीकृत होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे बालक 9th क्लास में पढ़ रहा है तो 9th क्लास का जो एग्जाम है माना कि वो स्कूल लेवल पर ही होता है।
ठीक है, उसी शिक्षक के द्वारा प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, अप्रमाणीकृत के अंतर्गत आ जाएगा। तो अप्रमाणीकृत जो उपलब्धि परीक्षण होता है वो शिक्षक के द्वारा निर्मित किया जाता है और ये एक तरह से कम विश्वसनीय कहा जाता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार का विश्लेषण हो सकता है, आत्मनिष्ठ भी हो सकता है, वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। फिर देखिए उपलब्धि परीक्षण है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो सामान्यतः उपलब्धि परीक्षण जो होता है उसके 3 प्रकार होते हैं, उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो है वो है मौखिक उपलब्धि परीक्षण। मौखिक उपलब्धि परीक्षण है, इसमें जो विद्यार्थी हैं उसने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उससे ओरल प्रश्न पूछे जाते हैं। एक एक विद्यार्थी जो होता है उसका परीक्षण किया जाता है। ठीक है, देखिए मौखिक में क्या होगा, एक एक विद्यार्थी का जो परीक्षण है वो किया जाता है कि उसने कितना ज्ञान अर्जित किया गया है, उसको जो सिखाया गया है, जो भी विषय का ज्ञान उसको दिया गया है उसने कितना सीखा है। तो मौखिक में उससे पर्सनली एक तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके आधार पर परीक्षण किया जाता है। अब देखिए जो मौखिक परीक्षण होता है उससे बच्चों में एक तरह से आत्मविश्वास जो है, आत्मविश्वास की भावना को जागृत करने के लिए, उनमें जो डर होता है, ठीक है, उसको दूर करने के लिए इस प्रकार का जो परीक्षण है वो एक तरह से काम में लिया जाता है। दूसरा जो उपलब्धि परीक्षण है वो कौन सा होता है, लिखित परीक्षण होता है। और लिखित में क्या होता है, बच्चों का उपलब्धि परीक्षण करने के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। उन लिखित परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका समावेश किया जाता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्न कौन से होते हैं, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, एमसीक्यूज हो सकते हैं, या अति लघुतरात्मक प्रश्न हो सकते हैं जिनका उत्तर केवल एक शब्द में देना होता है, या फिर लघुतरात्मक प्रश्न हो सकते हैं जिनकी शब्द सीमा कितनी होती हैं, 100 शब्द होती हैं, या फिर निबंधात्मक प्रश्न हो सकते हैं जिनकी शब्द सीमा 100 शब्दों से अधिक होती हैं। तो ये सारे जो परीक्षण हैं, ठीक है, वो किससे संबंधित हैं, लिखित परीक्षण से संबंधित हैं। अब देखिए लिखित परीक्षण में जैसे निबंधात्मक प्रश्न होते हैं जिनमें विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर एक तरह से विस्तृत उत्तर देना होता है 100 से अधिक शब्दों में, जैसे 200 शब्द भी होते हैं, 500 शब्द भी होते हैं, तो अधिक शब्दों में उत्तर देना होता है। अब देखिए जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका एक तरह से उद्देश्य क्या होता है कि जो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है उनमें एक तरह से चिंतन शक्ति का विकास करना, या उनमें जो कल्पनाशीलता की जो भावना है, सृजनशीलता है, उसका विकास करना, या बालक में भाषा कौशल का विकास करने के लिए, या किसी विषय के बारे में विस्तृत या गहन अध्ययन को अगर हमको जानना है तो उसके लिए निबंधात्मक प्रश्नों का समावेश किया जाता है। लेकिन इनकी संख्या एक तरह से क्या होती है, किसी प्रश्न पत्र में कम ही रखी जाती है। इसी तरीके से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनमें एक तरह से एक उत्तर में आंसर देना पड़ता है, मतलब 4 जो उसके ऑप्शन होते हैं उनमें केवल एक ही सही उत्तर होता है। लेकिन इसमें व्यक्तिगत जो परीक्षक हैं उसकी व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि निबंधात्मक में क्या होता है, व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण से प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होते हैं। वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं, इन पर व्यक्तिगत निर्णयों का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इन प्रश्नों को प्रश्न पत्र में समावेश किया जाता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सारे प्रश्न जो होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। जैसे कि जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उनसे बालकों में चिंतन शक्ति का विकास नहीं होता है, भाषा कौशल का विकास नहीं होता है, किसी विषय के बारे में विस्तृत या गहन अध्ययन वो नहीं कर सकता है, सृजनशीलता या कल्पनाशीलता की जो हम बात कर रहे थे वो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से नहीं हो पाती। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर केवल एक ही होते हैं, ठीक है, इसलिए इन प्रश्नों का भी समावेश किया जाता है। तो जब इनका समावेश किया जाएगा उनको हम कहेंगे लिखित। ठीक है, तो लिखित में ये विभिन्न प्रकार हो गए हैं। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, प्रायोगिक है। और प्रायोगिक में क्या होता है, जो प्रयोगशाला होती हैं उसमें बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है उसको जानने का प्रयास किया जाता है। जैसे साइंस के बारे में हो गया, फिजिक्स हो गई, तो फिजिक्स के बारे में जैसे हमको विद्यार्थी ने कितना ज्ञान अर्जित किया है उसको जांचने के लिए लेबोरेटरी में जाके उसका परीक्षण किया जा सकता है। तो इस प्रकार जैसे कि हाइड्रोजन है,
ठीक है, उसको अगर वो ऑक्सीजन के साथ में अगर क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, पानी बनेगा। तो इस प्रकार का जो टेस्ट है, ठीक है, जिसको प्रयोगशाला लेबोरेटरी में जाके किया जा सकता है, प्रयोग, उनको हम क्या कहेंगे, प्रायोगिक परीक्षण कहते हैं। तो उपलब्धि परीक्षण को मापने के लिए सामान्यतः 3 प्रकार के परीक्षण, मौखिक परीक्षण, लिखित परीक्षण और प्रायोगिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये जो उपलब्धि परीक्षण है इसका क्या महत्व है। तो उपलब्धि परीक्षण का क्या महत्व है, हमने अभी तक पढ़ा था कि एक बालक ने साल भर में उसको जो विभिन्न विषयों का ज्ञान दिया गया है, विभिन्न क्रियाएं उसको जो सिखाई गई हैं, उससे उसने कितना ज्ञान अर्जित किया है, इसको पहचानने के लिए एक तरह से शैक्षणिक उपलब्धियों को पहचानने के लिए, विशेष रूप से जो पिछड़े बालक हैं, जो कमजोर बालक हैं, उन्होंने कितना ज्ञान अर्जित किया है, उसको जानने के लिए एक तरह से उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है निदान एवं उपचारात्मक शिक्षण, कि बालकों ने जो शिक्षा अर्जित की हैं उसमें उनको विभिन्न प्रकार की कौन कौन सी कठिनाई आई हैं और उन कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, उसके कौन कौन से उपाय हो सकते हैं, उनको दूर करने के लिए भी उपलब्धि परीक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। माना कि एक बालक साल भर शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस साल के पहले महीने में उसको जो पढ़ाया गया है उसका टेस्ट हो गया है, पहले महीने का टेस्ट हो गया है, उस बालक के कितने अंक आए हैं, जैसे 10 में से 3 अंक आए हैं। अब इन अंकों के आधार पर ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि बच्चे के नंबर कम क्यों आए हैं, और उसके बाद में उसमें जो भी कमियां थी उसको दूर करने का एक तरह से प्रयास किया जाएगा, ताकि आने वाले जो एग्जाम है, जो टेस्ट हैं, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम होंगे उसके बाद में, फिर उसके बाद में वार्षिक एग्जाम होंगे, तो उसमें वो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। तो उसमें जो कमियां थी उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके लिए एक तरह से उपलब्धि परीक्षण जो है वो किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे के अलग जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे।